नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। एक पल के लिए बाकी लोगों ने उसे फिर से घूर कर देखा, मानो उन्हें याद आ गया हो कि वह मौजूद है। फिर उनका ध्यान वापस राक्षसों पर केंद्रित हो गया, क्योंकि उनके सामने का दृश्य उन्हें विचलित होने की अनुमति नहीं दे रहा था। बूढ़े आदमी ने माइकल की ओर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में आश्चर्य था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी निगाहें एक बार फिर राक्षसों की गतिविधियों पर टिक गईं। लेकिन मुझे पता है कि क्या करना होगा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कठोरता छा गई। उन्होंने कहा, अगर यह सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। उसने अपना हाथ उठाया। अंतरिक्ष कांप उठा। हम इसे यहीं रोकते हैं। फिर वह दोबारा गायब हो गया। तीसरे स्थान पर मौजूद अन्य प्रतियोगी भी उनके पीछे पीछे चले, जिससे केवल माइकल ही पीछे रह गया। लेकिन इस बार उन्होंने पहले माइकल की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। ये तो पागलपन है, माइकल ने मन ही मन सोचा और अपनी दूरी बनाए रखी। क्या दानव स्वामी के गायब होने का इससे कोई संबंध था? माइकल ने जोर से कहा और साथ ही अपने आत्मा क्षेत्र से अपना भला और उस भूले हुए व्यक्ति का क्षतिग्रस्त ताबूत भी बाहर निकाला जिसमें उसके मरे हुए लोग रहते थे। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि स्थिति और बिगड़ने से पहले उसे अपनी तरफ से कुछ करना चाहिए। जब बूढ़ा आदमी लड़ाई में शामिल हुआ तो ऐसा लगा जैसे वे जानते थे या स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वही सबसे खतरनाक व्यक्ति है और सबने मिलकर उस पर हमला कर दिया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह पूरी ताकत से लड़ने को तैयार है तो ठीक वैसे ही जैसे माइकल के मरे हुए सैनिकों ने राक्षसी गुट के चौथे रैंक के राक्षसों को रोके रखा था, वैसे ही राक्षस भी उस बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा ही करने में सक्षम थे। लेकिन शुक्र है कि उसकी उपस्थिति से अन्य 3 जातियों पर दबाव कम हो गया। हालांकि फिर भी उनके लिए इसे संभालना काफी मुश्किल था। यहाँ तक कि तीसरे रैंक के सर्वोच्च माजारी चांदी के बालों वाले बुजुर्ग और 2 तीसरे रैंक के स्टोनकिन, जो व्यक्तिगत रूप से कमजोर थे लेकिन एक साथ मजबूत थे, के बावजूद भी स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हुआ। माइकल को महसूस हुआ कि बूढ़े आदमी की निगाहें कई बार उस पर टिकी हुई थीं। माइकल जानता था कि बूढ़ा आदमी इस बात से अवगत था कि उसके पास अच्छी खासी संख्या में रैंक 3 के मरे हुए प्राणी हैं। लेकिन माइकल को यह नहीं पता था कि हालांकि वह जानता था कि उसके पास रैंक 4 के दबे हुए प्राणी को वश में करने के लिए पर्याप्त संख्या में रैंक 3 के मरे हुए प्राणी हैं, लेकिन बूढ़े आदमी के दिमाग में अच्छा का मतलब अधिकतम 5 उच्चतम रैंक 3 के मरे हुए प्राणी होना था। इस गलतफहमी ने माइकल को अपने मरे हुए सैनिकों को छोड़ने में और भी अधिक सहजता प्रदान की। हालांकि उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। माइकल वास्तव में अपनी शक्ति पर फेडरेशन की प्रतिक्रिया को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन ये देखकर कि बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसे पता नहीं था, माइकल को अधिक आराम महसूस हुआ। तीनों जातियों के प्रत्येक पक्ष में लगभग 40 रैंक 3 के लड़ाके थे और दानव पक्ष में लगभग 300 रैंक 3 के लड़ाके थे। हालांकि इससे पहले तीनों जातियों का जीवित रहना सराहनीय था, लेकिन जमीन पर पड़े शवों को देखकर ही उनके दुखद भाग्य के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। प्रत्येक समूह में लगभग 2 गुने लोग थे। प्रत्येक समूह में लगभग 80 लोग थे, जिसका अर्थ है कि बाकी लोग या तो चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग, स्टोनकिन, या उस बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे जिसके पास व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक लोग थे, लेकिन वह अन्य 3 लोगों की तुलना में अधिक कुशल था। 80 मरे हुए लोग काफी होने चाहिए, माइकल ने सोचा। किसी भी सूरत में अगर वे पर्याप्त नहीं थे तो उसके पास अभी भी लगभग 180 और मरे हुए लोग थे जिन्हें वह बाहर ला सकता था। अपनी मंशा को भुला दिए गए क्षतिग्रस्त ताबूत के प्रति समर्पित करते हुए माइकल ने अपने Mer huam ko bilana suru karadia, Bura adami larata raha, Lekina Yusaki nigahim Maikala se kavi nahim hadam, Java Maikala ne kucha karain ki tayari mem laga rahada, Tabari adami ki jijnyasa jagarda hogai, Panka ranka 3 anadata nisida rupa se saktizali hunj, Kisi a galaxia ke virida, Visazakara damita ranka 4 ke virida, Vayadaka ruka badala sakata, Lekina yaha stiti alagati, Yaha yadak setra sankya mem barida, Sikaram ranka 3 ke virida, Panka, Kehi katain bi saktizali kayam na home, Nurnayaka nahim hot, Yakama se kama usai sahilaga, Fira pahala mer hu prani prakatawa, Yaha abibi apain manavarupi rupamemda, Tisara stana, Dusara turanta badaya, Fira Tisara, Katha, Pankava, Buri adami ki bonhem tanagaim, Pamka, Yaha unaki apexa ke anirupada, Fira chatha vyakti samanaya, Fira satavam, Fira athavam, Eka ke bada eka, Mare hu loga eka tuta krama mem bahara nikolate gai, Jinamem se pratyeka eka stira, Akuka ranka 3 abaka vikrana kara rahada, Vaha bura adami akila nahim de jo jamagayada, Amazari budraga mahila ki sanza gale memataka gai, Stanakina janajati ke jo budraga bi diana se suna rahida, Ve aknaka bika mem hayakara gai, Unik sarira kasana bara ke lai halana dulana bulagai, Yaham taka ki raksasam nabi pratikriyadi, Yadak setra mem eka tiki, Vikrta garjana gunja yuthi, Usabi roko, Yaha chika pichki or astita eka yuka padasta danava se I, Jisaki avaja mem krota ora atuvasukata danam vyaptathim, Adisa malate hai, Raksasi sanrakana bikaragai, Kai samuha eka sathamukularai se alaga hogai, Ranka 3k darjanam raksasa eka sathamurakara maikala paratika gai, Ve usa paratuta pair, Usi kasana, Maikala kamerta sarira halain laga, Koi adisa nahim diagaya, Ve eka satha age bar, Kale prakasa ki lapatem utharahi them ora unhun hamal ko rokadia, Danam balam ke bika ki hava memurja ora sarira ke hinsaka takarava se visfoda hogaya, Buma, Raksasa ora mare hu prani apasa mem takare to joradara jatake karam ora falagai, Kucha lagam ne badika dunia mem larana jari raka jabaki kucha loga larai jari rakain ke lai turanta sunya mem pravesa karagai, Lekina firabi, Balava anabandana himwa, Eka ora mer hu prani kayu deawa, Fira eka ora, Fira penka ora,
Dasa, Bisa, Thandaphalan Laji, Pahalita Yaha Halka Fulkada, Sign Mem Jakarana, Ika Iha Sasaki Kucha Garabarahai, Fira Yaha Spasta Hogaya, Murtakam Ki Sankya Pakasa Takapahankagai, Fira Eyes Pasa Karadia, Abakoi Jinati Nahim Kara Rahada, Kyanki Yadak Sedra Hai Badala Gayada, Raksasam Ko Pitch Hatan Paramajabara Kia Ya Rahada, Isa Isali Nahim Dakive Akanaka Kamadora Hogada, Balki Isali Daki Unhem Kari Takara Mila Rahiti Orave Haran Kagara Parapahamsi Rahida, Safida Balam Valley Amazari Budraga Mahila Koapain Sira Mem Junajuni Mahasusawe. याहा उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, आंखें चौड़ी करते हुए। ये किस तरह का जादू है? स्टोनकिन जनजाति के एक बुजुर्ग ने भी बात की। यह एक सेना है। 80 आकृतियों को सेना कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन अलौकिक दुनिया में यदि शक्ति पर्याप्त रूप से उच्च हो तो 20 आकृतियां भी एक सेना या कम से कम एक विशेष प्रकार की सेना के रूप में गिनी जा सकती हैं। राक्षसों को भी इसका एहसास हुआ। अग्रिम मोर्चे के पीछे मरे हुए लोगों की संख्या लगातार बढ़ने और रिक्त स्थानों को तुरंत भरने के कारण शुरुआती हड़बड़ी लड़खड़ा गई। माइकल भला हाथ में लिए शांतिपूर्वक उनके पीछे खड़ा था। जहां तक उस बूढ़े आदमी की बात है, युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद पहली बार उनके चेहरे के भाव में सचमुच बदलाव आया। गिनती करते समय उसकी निगाहें और भी तेज हो गईं। 5 शिखर रैंक 3 के मरे हुए प्राणी। उन्हें यही उम्मीद थी, यही तर्कसंगत होता। यह 8वां कहां से आया? उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार उसे समझ आ गया। उसने युवक की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके दिल में डर था, भले ही वह इसे स्वीकार न करे। लड़के ने अब जो दिखाया था, अगर माइकल कभी उससे निपटना चाहे तो शून्य से जुड़ी उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने तक उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, सिवाय इसके कि शायद वह माइकल का कुछ कर सके। इस विचार से बूढ़े व्यक्ति को अचानक असुरक्षा का एहसास हुआ। यह बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए एक राक्षस के हमले से खुद को बचाया और फिर से माइकल की ओर ध्यान केंद्रित किया। उसके पास वास्तव में कितने हैं? क्या बस इतना ही है? राक्षसों को भी इस बात का एहसास हो गया था। वे बहुत ही उलझी हुई स्थिति में फंस गए थे। ठीक उसी समय जब सब कुछ स्थिर होता दिख रहा था, ठीक उसी समय जब माइकल के समर्थन के भार के आगे राक्षसी दबाव झुकने लगा था, माइकल ने इसे महसूस किया। पीछे से एक भयावह आभा। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पूरे युद्ध क्षेत्र का शोर थम गया हो, मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। माइकल की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर थोड़ा सा ही घुमाया और मुट्ठी पहले से ही तैयार थी। उसके चेहरे से बस 1 इंच दूर एक मानव मुट्ठी, जो इतनी सघन संपीड़ित माना ऊर्जा से लिपटी हुई थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास की हवा को ही हथियार का रूप दे दिया गया हो। चरण में बदलाव। फिर माइकल गायब हो गया और 10 मीटर दूर एक अलग स्थान पर फिर से प्रकट हुआ। बूम! उस पूर्व स्थान पर बिजली की एक तीव्र लहर हवा में फैल गई। माइकल की निगाहें वहीं टिक गईं और उसने सहज रूप से अपना भाला उठा लिया। लेकिन हमलावर ने अंधाधुंध पीछा नहीं किया और वापस शून्य में चला गया। एक पल के लिए माइकल को मानव शरीर वाली एक आकृति दिखाई दी। इंसान। उस पुष्टि ने माइकल पर मानो कोई भारी बोझ डाल दिया हो। यहाँ एक इंसान मौजूद था। राक्षसी अलौकिक शक्तियाँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो 80 रैंक 3 एंडेड और मौत से भरे युद्ध क्षेत्र से होते हुए आखिरी पल तक बिना किसी की नज़र में आए उसके पास पहुंच सके। ये देखकर माइकल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद उस आदमी का शरीर फिर से दिखाई दिया, लेकिन माइकल इस बार फेज शिफ्ट का उपयोग करके फिर से बचने में कामयाब रहा। हालांकि इस बार वह धीमा था, भले ही उसे चोट नहीं लगी। तभी युद्ध क्षेत्र में मौजूद अन्य लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी। उस समय यहाँ का मुख्य व्यक्ति होने के नाते माइकल आकर्षण का केंद्र बन गया था। माइकल गाली देना चाहता था। क्या उस तीसरे रैंक वाले को जरा भी शर्म नहीं आई जब वह एक निर्दोष दूसरे रैंक वाले जूनियर पर चुपके से हमला कर रहा था? हालांकि कुछ सेकंड बीत जाने के बाद भी हमलावर दोबारा प्रकट नहीं हुआ। इससे माइकल को राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ गई। आखिरकार वह खुले में था और वे अंधेरे में थे। उनकी तुलना में वही व्यक्ति खतरे में था। माइकल की अपने भले पर पकड़ और मजबूत हो गई। बिना किसी झिझक के उसने मौन आदेश जारी किया। स्पार्टन, आओ। वह मरे हुए प्राणी जो देखने में विचित्र रूप से मानव जैसा लग रहा था, अभी भी आगे था। 2 तीसरे दर्जे के राक्षसों के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। आदेश तुरंत उन तक पहुंच गया। उसने बिना किसी झिझक के खुद को अलग कर लिया। जिन 2 रैंक 3 राक्षसों से वह लड़ रहा था, उन्होंने एक पल की देरी से प्रतिक्रिया दी। स्पार्टन ने हवा में ही पीछे की ओर कदम बढ़ाया और उसी गति में उसके सामने की हवा काली लपटों में प्रज्वलित हो गई, क्योंकि उसने अपने नियम का प्रयोग किया था। माना ने हवा में अपना निशान बनाते हुए एक दोषरहित जादुई घेरा बनाया जो अंदर की ओर ढहने से पहले कुछ क्षणों के लिए जला। एक अग्नि मंत्र का विस्फोट हुआ। एक राक्षस ने अवरोध उत्पन्न करने के लिए अपनी भुजाएं आपस में बांध लीं। उनकी कोहनियां गायब हो गईं। दूसरे दानव ने दहाड़ लगाए और अपना दहाड़ जारी करते हुए अपने शरीर को नुकीले गहरे लाल कवच में बदल दिया। उसके पंजे आगे बढ़े और अपने साथ ऐसी संक्षारक शक्ति लेकर आए जिसने हवा को विकृत कर दिया। स्पार्टन अपनी जगह से नहीं हिला। एक और जादुई घेरा बन गया। काली लपटें फूट पड़ी और राक्षस के कवचधारी शरीर से जीवित स्याही की तरह चिपक गईं। राक्षस चीख उठा, क्योंकि उसकी ऊर्जा और मांस धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, परत दर परत छिलते जा रहे थे। उसकी शक्ति भीतर ही अंदर ढह गई। आग का प्रतिरोध करने के बजाय उसे और भड़काती चली गई। शेष राक्षस चीख उठा। उसकी आंखें नीली चमक उठीं और उसके आसपास की हवा तरल हो गई। शून्य से जल का उद्भव हुआ। ये साधारण जल भी नहीं था। ये कई परतों वाले दबाव से जगमगा रहा था, इतना सघन कि प्रकाश को भी मोड़ सकता था और इतना भारी कि इस्पात को भी कुचल सकता था। स्पार्टन के आसपास का इलाका तुरंत पानी से भर गया। लहरें सर्पिलाकार रूप में ऊपर की ओर बढ़ती गईं, जिससे संकुचित जल का एक घूमता हुआ कारागार बन गया जो हर दिशा से कसता चला गया। इसके भीतर दबाव बार बार बढ़ता गया, मानो अंदर मौजूद हर चीज को पीसकर आकारहीन लुगदी में बदलने की कोशिश कर रहा हो। एक कमजोर अलौकिक शक्ति पल भर में ही टुकड़े टुकड़े हो जाती। स्पार्टन ने अपनी गति भी धीमी नहीं की। पानी उसकी काली ज्वालाओं के किनारे को छू गया और वह गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वह भस्म हो गया हो। राक्षस की पुतली सिकुड़ गई। नहीं, इसने कानून को और अधिक शक्ति प्रदान की। जैसे जैसे पानी गाढ़ा होता गया, नसें फूलती गईं, काला और चिपचिपा होता गया, जिसमें इतनी कुचलने वाली शक्ति थी कि वह आध्यात्मिक शरीरों को भी डुबो सकती थी।
काली लपटें भड़क उठीं। पानी में समा जाने के बजाय वे पानी में फैलते चले गए, मानो ईंधन की तरह ऊर्जा को ही भस्म कर रहे हों। जहां जहां लपटें पहुंची, पानी गायब हो गया और पीछे विकृत हवा के खाली स्थान छोड़ गए। राक्षस लड़खड़ा गया। स्पार्टन आगे बढ़ा। हवा में एक और जादुई घेरा बन गया। न्याय की तरह काली आग का एक स्तंभ नीचे उतरा। ऊपर से उस पर प्रहार हुआ, मानो पानी की शेष सुरक्षा परत को भेदते हुए वह राक्षस चीख उठा। जैसे ही लपटें उसकी छाती में समा गईं और अंदर की ओर फैलने लगी, राक्षस चीख उठा। जल जेल ध्वस्त हो गई। राक्षस का जो भी अवशेष बचा था वह हवा में ही बिखर गया। उसका शरीर पिघलती हुई राख के टुकड़ों में टूट गया और अंत में पूरी तरह से ज्वालाओं में समा गया। माइकल की मरे हुए सैनिकों की सेना की शक्ति का क्रम थोड़ा असंतुलित था, क्योंकि यह कहना असंभव था कि कौन सा मरे हुए सैनिक दूसरे से अधिक शक्तिशाली था। सही तौर पर क्रम तय करना संभव था, लेकिन माइकल, जो अपने मरे हुए सैनिकों के बारे में किसी और से अधिक जानता था, समझता था कि यदि पूर्ण विनाश की लड़ाई की नौबत आती है तो उसके मरे हुए सैनिक कई चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने अपने बाकी मरे हुए साथियों को तुरंत क्यों नहीं बुलाया, तो सिर्फ इसलिए कि वे मजबूत थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे रक्षा करने में सबसे अच्छे थे। कम से कम माइकल की समझ के अनुसार घोस्ट जैसा एक अनडेड मजबूत तो था, लेकिन मजबूत होने के साथ साथ वह बहुमुखी प्रतिभा का धनी नहीं था। बहरहाल स्पार्टन अकेला ऐसा मरे हुए प्राणी नहीं था जिसे उसने तुरंत चुनौती दी थी। दूसरा वाला कहीं अंधेरे में गायब था। स्पार्टन मुड़ा और माइकल के बगल में प्रकट होने के लिए तैयार हो गया। तभी उसके पीछे से हत्या की मंशा ने अफरा तफरी के बीच से एक जोरदार प्रहार किया। माइकल की अंतरात्मा उसे चेतावनी दे रही थी, लेकिन सौभाग्य से वह शुरू से ही तैयार था। अंतरिक्ष एक पल के लिए सिमट गया। हत्यारे ने उसी जगह वार किया जहां माइकल था। एक प्रचंड शक्ति से भरी तलवार ने भयानक सटीकता के साथ हवा को चीर दिया। वार बाल बाल चूक गया, लेकिन तुरंत ही काले कोट पहने एक आकृति ने उस पर दूसरा वार कर दिया। ये फेद था, दूसरा मरे हुए प्राणी जिसे माइकल ने अपनी रक्षा के लिए पुकारा था, लेकिन उसने स्पार्टन की तरह इतनी जोर से आवाज नहीं लगाई थी। चरण में बदलाव। माइकल कुछ मीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। तभी एक दूसरी आकृति छिपने की जगह से बाहर निकली और ठीक उसी क्षण हमला किया जब माइकल का स्थानिक विस्थापन समाप्त हुआ। माइकल को प्रतिक्रिया देने का मुश्किल से ही समय मिला। उसका भला झट से ऊपर उठ गया। क्लैंग, टक्कर की आवाज किसी घंटी के बजने जैसी गूंजी। एक पल के लिए माइकल ने उसे रोक दिया, लेकिन बस उतना ही समय उसे मिल पाया। उस प्रहार में जबरदस्त ताकत थी। माइकल की बाहें दर्द से चीख उठी और प्रहार में निहित शक्ति फैलने के बजाय बाहर की ओर विस्फोटित हो गई। बूम! माइकल नीचे की ओर गिर पड़ा। जैसे ही वह उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा, उसके पीछे की हवा ढह गई और फिर वह नीचे जमीन पर जा गिरा। धरती फट गई। युद्ध क्षेत्र में झटकेदार तरंगों के फैलने से दर्जनों मीटर चौड़ा एक गड्ढा बाहर की ओर फैल गया। पत्थर और मिट्टी पल भर में वाष्पीकृत हो गए। जैसे ही माइकल जमीन पर गिरा, आसपास मौजूद सभी मरे हुए प्राणियों ने एक साथ प्रतिक्रिया दी। राक्षसों के साथ युद्ध में उलझे हुए मरे हुए प्राणी लड़ाई के बीच में ही मुड़ गए। उनके सिर गड्ढे की ओर घूम गए और वे सहज रूप से आगे बढ़ने लगे, मानो किसी अदृश्य धागे से खींचे जा रहे हों, अपने वर्तमान विरोधियों को छोड़कर। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से एकाग्र हो पाते, उनके दिमाग में एक आवाज गूंज उठी। यह एक जानी पहचानी आवाज थी। आवाज ने उनसे कहा, लड़ते रहो। मरे हुए लोग पल भर के लिए थम गए, बस इतना समय कि वे फिर से संगठित हो सके। फिर युद्ध के मैदान की ओर मुड़ गए। क्रोध का नया रूप सामने आया। हिंसा फिर से भड़क उठी। जिन राक्षसों को लगा कि उन्हें मौका मिल गया है, वे कुछ ही क्षणों में टुकड़े टुकड़े हो गए। उस क्षणिक चूक के लिए उन्हें दंडित किया गया। केवल 2 मरे हुए प्राणी ही अन्य राक्षसों के पीछे नहीं गए। स्पार्टन और लुप्त हो जाना। केवल 2 मरे हुए प्राणी ही अन्य राक्षसों के पीछे नहीं गए। स्पार्टन और लुप्त हो जाना। स्पार्टन ने अपने आसपास फैली अराजकता की ओर जरा भी नजर नहीं डाली। माइकल को जैसे ही चोट लगी, वह तुरंत हिल गया। जैसे ही उसने सीधी रेखा में दर्जनों मीटर की दूरी तय की, अंतरिक्ष विकृत हो गया। उसके शरीर के चारों ओर काली लपटें एक जीवित आवरण की तरह गरज रही थीं। तीसरे दर्जे के हत्यारे को, जिसने वार किया था, अपनी आंखें चौड़ी करने का भी समय नहीं मिला था कि स्पार्टन उस पर टूट पड़ा। कोई जादू या कौशल का प्रयोग नहीं किया गया था, बस एक मूर्ति जो भयंकर आग में लिपटी हुई है। मुक्का सीधे हमलावर के बचाव पर लगा। उसकी रक्षा करने वाला कानून चीख उठा। काली लपटें अंदर की ओर बढ़ीं, सुरक्षा को भेदते हुए स्वयं अतिरिक्त सैनिकों को भी भस्म कर दिया। हत्यारा पीछे की ओर धंस गया। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से घूमने लगा और ऊर्जा के टुकड़े राख की तरह उससे अलग हो गए। स्पार्टन ने लगातार उनका पीछा किया। चलते चलते एक जादुई घेरा बन गया, जो बेरहमी से सटीक रूप से अपनी जगह पर स्थिर हो गया। फिर से काली आग भड़क उठी। हत्यारा किसी तरह खुद को एक तरफ मोड़ पाया। इस प्रक्रिया में उसकी एक बांह कट गई, क्योंकि आग की लपटें उस खाली जगह को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी जहां कुछ पल पहले उसका धड़ था। वह अविश्वास से चीख उठा। इस बात को स्पार्टन ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध क्षेत्र के दूसरी ओर फेड ने अंततः अपना असली रूप प्रकट किया। फेड का मानवरूपी रूप त्वचा के झरने की तरह फट गया, छाया और हड्डियों में विलीन हो गया और उसके भीतर से कुछ विशालकाय प्रकट हुआ। एक विशाल काला प्रेइंग मैंटिस, जो एक इमारत से भी ऊंचा था, हवा में फैल गया। उसका शरीर खुरदुरा और चिकना था, प्राकृतिक कवच की परतों से ढका हुआ था जो प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय अवशोषित करता था। उसके त्रिकोणीय सिर पर कई आंखें हल्की चमक रही थीं, जिनमें से प्रत्येक भयानक एकाग्रता के साथ हत्यारे पर टिकी हुई थी। इसके अग्रपादों से भाले से भी लंबी दरांती निकली। हत्यारे की सांस अटक गई। क्या तुम्हें जाकर अपने स्वामी की रक्षा नहीं करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह, तुम किस प्रकार के प्राणी हो? फेड ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गायब हो गया और उसके साथ ही उसकी उपस्थिति भी लुप्त हो गई। अचानक ही वह मेंटिस हत्यारे के पीछे प्रकट हो गया और उसके दरांतीदार हथियार हवा में ऐसे वार कर रहे थे मानो अंतरिक्ष को चीर रहे हों। हत्यारा बाल बाल बचा और लुढ़क कर दूर हट गया, क्योंकि हमले ने उस जगह पर हवा में एक दरार पैदा कर दी जहां वह खड़ा था। फेड आगे बढ़ता रहा। हत्यारे ने अब अपने कानून को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसके शरीर के चारों ओर परछाइयां घनी होती गईं, संघनित अंधेरे के ब्लेड बनने लगे और तेजी से एक के बाद एक बाहर की ओर निकलने लगे। फेड ने उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गड्ढे के पास अभी भी धूल और मलबा जम रहा था। एक हाथ ने टूटे हुए पत्थर पर धक्का दिया। माइकल धीरे धीरे उठा। उसके शरीर में दर्द हो रहा था। उसकी भुजाएं हल्की हल्की कांप रही थीं।
अब उसकी बांह से खून तेजी से बह रहा था। उसके मरे हुए साथियों के विपरीत, जिन्हें न केवल असाधारण सामग्रियों से आशीर्वाद दिया गया था जिससे उनकी नींव मजबूत हुई थी, बल्कि उनके रक्त के साथ भी उनका सम्मिलन हुआ था, जिसने उन्हें उनके स्तर से कहीं अधिक मजबूत बना दिया था। माइकल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी केवल रैंक 2 का अवेक न था, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। माइकल ने ऊपर देखा और पाया कि स्पार्टन बिना किसी रोक टोक के दूसरे हत्यारे पर हमला कर रहा था। मैंने फेड की विशाल आकृति को अंधेरे में हावी होते देखा। उसने देखा कि उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना आदेशानुसार राक्षसी सेनाओं को कुचलती जा रही थी। माइकल ने सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... Aka, du serum ka Diana dobara yusa para kendrita hon se pahale, Maikala ko kucha samaya akele batain ka makamila ora vaha darati se bakakara yudak setra se nakala gaya, Spartana bina kisi hikikakahata kh bar, Hatyara havamem larakarata wa ya rahada, Usaka eka hatha pahale haikata kukada ora kuna baha rahada, Usain hatasa mem apani sakti ka istamala karati hu sunya mem pitch hatan ki kazisaki, Lekina Spartana vikarti kbika se siddhi Usaka pichakarata raha, Jays hi Spartana vikarta antariksa mem dakulawa, Kali lapatem usak sarira se sapaka gaim, Usaka rupa jilamila raha lekina Usaki gadi kabi dimi nahimwe, Hatir ne andat hunda hamalakia, Sampirita bala ke eka bleda ne Spartana ke sarira ke eka tarafa siradia, Yaha utara gaya, Usa prahara ne mansa ora hadiam ko sarate hu Spartana ke dara para eka gahari lakira banadi ora usak nice chipiwe and dari samrakana ko ujagara karadia, Kucha kasanam ke lai Kali lapatem hinsaka rupa se baraka uthim, Lekina Spartana ruka nahim, Usain koi pratikriya nahim di, Usain eka hatha se hatir ka galapakaralia ora us nice ki ora Keladia, Vayatanis ora se zamana paragire ki usamem fira se gatabana gaya, ora jatake karam ora falagai, Hatir ne kuna ki ulti ki, Usaki ampam betahasa kampa rahithim kyunki Spartana ki lapatem indara se Usaki saraksa ko beta rahithim, Hatir ne chikamari, Spartana ne apana dusara hatha uthaya, Spartana ka yutha wa hatha nisagaya, Yaha eka mukada, Muka hatir ke sahar para a's laga jays pathara kakanakira ho gaya ho, Zamana padagai, Duraram tezi se falagai mora hatir ka sira asamanya rupa se pichki ora jukagaya, Sarira ke garain se pahale hi Spartana ne eka ora mukamara, ora fira, Pratika vara purna satakata ke sathalaga, Kali lapatem bahara ki bajaya indara ki ora visfoda karati we, Hatir ke bahari sarira ko betati we age bar hagaim, Hatir ne chikain ki kazisaki, Kathi mukse Usaki chati dansagai, Pankavam ne usak sira ke base hu his ko mitadia, Chav dina takakucha binahim bakada, Tabi vaharuka, Usain apana hatha koradia ora rakanais ki ora urain laji, Spartana sidakarada, Usaka gyaladara abibi salega rahada, Gava ke karamora Kali lapatem stira ho rahithim kyunki Usaka sarira durthika hon lagada, Usak sahar para koi bavanahim badala, Garuji ka kuna sakamuka adbudahai, Usain kucha isa taraha kaha jo vismaya se barawa laga rahada lekina babahinada, Usain sira gumalia, Yadak setramem, Fida ka visalakaya maintisa rupa sesabase hatir ke satha yadamem Malaysia wada, Chaya ora ispada bara bara takara rahitha, Antir ki talavaram havamem hichalaki ya rahithim ora duranti kamaka rahithim, Spartana age barha, Usak para ke nice jamina padagai, Fida ne use turanta bampalia, Maintisa ne apani mudra badali ora bina kucha kahi hi hatir ko pitch keladia, Hatir ko bi usi samaya isaka ihasasa hogaya, Usaki sansa atakagai, du raksasa, Usain eka bara fira sunya mem pitch hatan kikazisaki, Spartaka astava samapta hogaya, Hatyara eka pala bada fira prakata wa ora Spartana pahale se hi vaham maujudada, eka hi mukne hatir ke pita para varakia, Jesus indara ki ora Kali lapatem utha uthim ora Usaka sarira indara se bahara taka padagaya, Feta ke duranti pala bara bada nice ora base hu his kosarate hu nakalagai, Sarira dubagam mem bantagaya, Fira gulagaya, Isaac bada sanata chagaya, Spartana sitakara wa ora avasesam ki ora dikabina hi muragaya, Feta ka visala sarira indara ki ora simitagaya, Parachayam daha gaim ora vaha chipagaya, Usaka kama pura ho kukada, Danam merhu prani yadak setra ki ora vapasam uragai, Isibika, Eka anya stana para, Jamina se eka sira nakala, Vaha maikalada, Artha eskepaskila ka istamala karake Jamina mem pravesa karain ke bada, Vaha yadak setra se jatana sambava hosake utani durakalagaya, Attain kama samaya mem kai baramata kokakamadin ka ihasasa maikala ke lai. भयानक था। मुझ पर हमला करने वाले वे लोग कौन थे? हालांकि उसने ये सवाल उलझन में पूछा, लेकिन माइकल लगभग निश्चित था कि वे कौन थे। राक्षसी अलौकिक शक्तियां, भले ही वे लोग न हो, माइकल यही मानना पसंद करेगा कि वे ही लोग थे। दुर्भाग्यवश, हालांकि वह गुस्से से जल रहा था, लेकिन यह उसके दिमाग को भ्रमित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सौभाग्य से मेरा शरीर इतना मजबूत था कि मैं विरोध कर सका और किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। हालांकि माइकल ने अभी यह बुदबुदाना समाप्त ही किया था कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने कई तरह के कौशल देखे हैं, लेकिन ऐसा कौशल करते हुए मैंने पहली बार किसी मास्टर रैंक वाले को देखा है। आपके कौशल का नाम क्या है? माइकल ने पीछे मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। जैसे ही वह आवाज़ उसके कानों तक पहुंची, उसे एक बात पता चल गई। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर होता था जो अजीब सी लगती थी, तो उस जगह को छोड़ देना ही सबसे त्वरित समाधान होता था। माइकल ने फैसला किया कि वह चुनाव लड़ेगा। जैसे ही माइकल ने अर्थ एस्केप को फिर से सक्रिय किया, वह धरती में और गहराई तक धंसता चला गया। उसके नीचे की मिट्टी फट गई, चट्टान और ठोस पत्थरों की परतें हटती गईं और उसका शरीर उनमें से फिसल गया। फिर उसे इसका एहसास हुआ, मिट्टी सख्त हो गई। यह उसके चारों ओर इस तरह जकड़ गया मानो किसी इच्छाशक्ति को जबरदस्ती जमीन में ही समाहित कर दिया गया हो, उसे संकुचित कर दिया हो, मिट्टी के हर कण को पत्थर की बजाय धातु के करीब किसी चीज में बदल दिया हो। माइकल की सांस अटक गई। अगर वह अब रुक गया तो वह फंस जाएगा।
अगर वह हिचकिचाता तो उसका शरीर वहीं कुचल जाता। उसका जबड़ा कस गया। जैसे ही उसने तकनीक में और अधिक शक्ति डाली, उसके सीने और बाहों में तेज दर्द होने लगा। मांसपेशियों में असहनीय पीड़ा होने लगी क्योंकि प्रतिरोध कई गुना बढ़ गया था। उसके घावों में जोरदार दर्द हो रहा था और पहले से ही क्षतिग्रस्त शरीर पर दबाव पड़ने से खून तेजी से बहने लगा था। धत्तेरी की उद्धरण चिन्ह। फिर भी उसने धक्का दिया। विरोध चरम पर पहुंच गया, लेकिन सौभाग्य से तत्वों की प्रतियोगिता में माइकल से मुकाबला करने वाले बहुत कम लोग थे। माइकल को फायदा होते देख माइकल ने गौर किया कि जिस धरती में वह फंसा हुआ था, उसके चारों ओर का नियंत्रण थोड़ा ढीला हो गया है और उसने इसका फायदा उठाया। ऐसा लगता है कि जो भी इसे नियंत्रित कर रहा था, उसने उससे कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। माइकल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से कठोर मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ने का साहस दिखाया। एक पल के लिए उसकी इंद्रियां सुन्न हो गईं और उसे ऐसा लगा जैसे उसका शरीर तेजधार वाले ब्लेड पर घसीटा जा रहा हो, लेकिन उसने बाधा को पार कर लिया। एक पल बाद उसके ऊपर की जमीन बुरी तरह हिल गई। एक मुक्का लगा। उसके पीछे की धरती अंदर की ओर फट गई, जिससे भूमिगत परतों में हलचल मच गई क्योंकि उसे रोकने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत देर से पहुंचा था। पत्थर चकनाचूर हो गए, दबाव ध्वस्त हो गया और माइकल जिस स्थान पर था वह पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन वह पहले ही जा चुका था। माइकल ने अपनी गति धीमी नहीं की। भागते समय उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी। मिट्टी और चट्टानों के बीच से होते हुए अपने घायल शरीर को उस युद्ध क्षेत्र की ओर वापस ले जाने के लिए मजबूर किया जिसे उसने अभी अभी छोड़ा था। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें। AliExpress ऐप खोलें। कहते हैं कि सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित भी हो सकती है। दर्द हर कदम पर माइकल का पीछा करता रहा और जितना अधिक वह आगे बढ़ता गया, कमजोरी की भावना उसे उतनी ही अधिक जकड़ती गई। उसके फेफड़ों में जलन हो रही थी। उसके जाने के बाद धरती खून से सन गई, लेकिन वह रुका नहीं। अगर वह भूमिगत ही रहा तो अंततः वे उसे घेर ही लेंगे। अगर वह कहीं और प्रकट हुआ तो उसका अकेले ही पीछा किया जाएगा। युद्ध क्षेत्र भले ही अस्त व्यस्त था, फिर भी अधिक सुरक्षित था। कम से कम वहां बहुत अधिक शक्तिशाली लोग थे और भले ही उन्होंने उसकी मदद न की हो, माइकल का सबसे शक्तिशाली मरे हुए व्यक्ति भी संयोगवश वहीं मौजूद था। अगर स्थिति इसके विपरीत होती तो माइकल अन्य समाधानों के बारे में सोचते हुए थोड़ा और डटकर मुकाबला करता, लेकिन भले ही उसके साथ उसके अन्य मरे हुए साथी थे, फिर भी वह उन्हें हरा नहीं सका और उन्हें बुलाने से पहले ही माइकल को इतना भरोसा नहीं था कि वह कुछ सेकंड के लिए भी टिक पाएगा, इससे पहले कि उसे बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में साथी प्रकट हो जाएं। उसके मन में कई विचार कौंधे, लेकिन माइकल रुका नहीं, बल्कि कमजोरी का एहसास बढ़ने के साथ साथ उसका प्रयास भी बढ़ता गया। युद्ध क्षेत्र से बहुत ऊपर, उस स्थान से बहुत दूर जहां माइकल ने धरती को चीर डाला था, भूरे रंग के वस्त्रों में लिपटी एक आकृति टूटते तारे की तरह आकाश में तेजी से गुजरी। उसकी हरकतें हिंसक और अनियमित थीं। हर बार नीचे उतरते समय वह अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकता था। बूम! टक्कर से धरती में सटीक ज्यामितीय आकृतियों में दरारें पड़ गईं, बल्कि रेखाएं बाहर की ओर फैलती हुई पत्थर में समा गईं। वह तुरंत फिर उठा, लेकिन फिर एक अलग कोण से नीचे उतर गया। बूम! दोबारा बूम! प्रत्येक प्रहार सोच समझकर किया गया था, मानो वह भूभाग में ही किसी अदृश्य चीज का पता लगा रहा हो। धिक्कार है, उस आदमी ने गुस्से से भरी आवाज में बड़बड़ाया। उसकी टोपी थोड़ी पीछे हट गई, जिससे उसका पीला, तीखे नैन नक्श वाला चेहरा दिखाई दिया, जो हताशा से भरा हुआ था। ये वही आदमी था जो कुछ देर पहले ब्रान के बगल में खड़ा था। अब इसमें कुछ भी मजेदार नहीं था। तुम सचमुच मरने के लायक हो, उसने बुदबुदाते हुए कहा, मानो वह किसी अमूर्त चीज को पकड़ लेना चाहता हो, और उसकी उंगलियां हवा में गड़ रही थीं। तुम और ये बाकी के निकम्मे लोग जो अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। उनकी मूल योजना सरल थी। दानव स्वामी को पहली मंजिल पर ले आओ। इसकी मौजूदगी का इस्तेमाल करके यहाँ की जातियों को निराशा में डुबो दो। अराजकता उन्हें कमजोर कर दे, फिर बचे हुए लोगों को इकट्ठा करें। लेकिन जब उसने स्थिति का जायजा लिया और इस तल पर रहने वाली जातियों के साथ केवल एक संक्षिप्त झड़प हुई, तो उसे तुरंत इसका एहसास हो गया। खतरा। यदि वह पूरी तरह से दानव स्वामी पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी तथाकथित भव्य योजना इसी तल पर ही धराशायी हो सकती है। उस एहसास ने उन्हें खुद को समायोजित करने के लिए मजबूर कर दिया था। दानव स्वामी के अधिकार और प्रभाव का उपयोग करते हुए उसने नीचे की ओर हाथ बढ़ाया और निचले तलों से तीसरे दर्जे के दानवों को बुलाया। इतना काफी होना चाहिए था। ये बेहद रोमांचक होना चाहिए था। अभी तक अब उसकी निगाहें गहरी हो गईं। वो बच्चा, उसने गुर्राते हुए कहा, किस तरह का राक्षस इस तरह बढ़ता है। और मानो इतना ही काफी नहीं था, विरोधी पक्ष में अप्रत्याशित रूप से चौथे रैंक का खिलाड़ी भी मौजूद था। बहुत सारे चर हैं। उस व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह होने से उसकी नसें फूल गईं। मेरी योजनाएं बदलती रहती हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। दुर्भाग्यवश वास्तविकता उनके नियंत्रण से परे थी। कुछ देर बाद माइकल अचानक ऊपर की ओर उछल पड़ा। जैसे ही वह युद्ध क्षेत्र के किनारे के पास उभरा, जमीन फट गई और जैसे ही वह टूटे हुए पत्थरों पर लुढ़का और खुद को सीधा खड़ा किया, मलबा बाहर की ओर बिखर गया। उनकी दृष्टि क्षण भर के लिए धुंधली हो गई, फिर स्थिति स्थिर हो गई। धमाकों की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। मरे हुओं का राक्षसों से संघर्ष हुआ। आकाश में ज्वाला और कई अन्य मंत्रों का प्रकोप देखने को मिला। माइकल ने खुद को संभाला और अपने बाएं हाथ में मौजूद भले को जमीन में गाड़ते हुए एक गहरी सांस ली, जो आग की तरह महसूस हुई। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे कोई नहीं आया। माइकल ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने मुंह से खून पोंछा। काय, उसने बुदबुदाया, लेकिन जब उसने ये कहा तब भी उसे बेहतर पता था। तारांकन। जिस क्षण माइकल को आकाश से नीचे गिराया गया, एक पल के लिए ऐसा लगा मानो युद्ध ही रुक गया हो। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र के केंद्र में लड़ रहे बूढ़े व्यक्ति ने भी इसे महसूस किया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उस हमले का मकसद जान लेना था। जब उन्हें जमीन से किसी भी तरह की हलचल का आभास नहीं हुआ तो कई राक्षसों ने विजय की दहाड़ लगाई। उनका समूह तेजी से आगे बढ़ा। मिनटों में पहली बार उनमें आत्मविश्वास की लहर दौड़ उठी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें तुरंत ही उस समय भ्रम का सामना करना पड़ा जब उन्होंने देखा कि मरे हुए लोग और भी अधिक ताकत से लड़ रहे थे। समय बीतता गया और युद्ध अपने अंत तक पहुंच चुका था। तभी माइकल युद्ध क्षेत्र के कोने पर प्रकट हुआ।
अंतिम दानव के मारे जाने के दौरान माइकल ने अपनी उपस्थिति छिपाने की जहमत नहीं उठाई। कई दिशाओं से शत्रुतापूर्ण इरादे उसकी ओर बढ़ने लगे और कई हमले एक साथ उस पर केंद्रित हो गए। इससे पहले कि माइकल अपना मुंह खोल पाता, उसके सामने एक भारी दबाव सा पड़ गया। बूम! जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति माइकल और आने वाले हमलों के बीच खड़ा हुआ, संघनित हवा का एक अवरोध अचानक प्रकट हो उठा। हमले उसकी रक्षा पंक्ति से टकराकर चकनाचूर हो गए और विकृत, बिखरी हुई ऊर्जा के विस्फोटों के रूप में बाहर की ओर फैल गए। उसके पैरों तले जमीन फट गई, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिला। इसके बाद सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी धीरे से मुड़कर माइकल की ओर देखने लगा। उसकी निगाहें वहीं ठहर गईं। उसकी निगाहें माइकल पर सिर से लेकर पैर तक घूम गईं। फटा हुआ कोट, सूखा खून, गंदगी और झुलसने के निशान उस पर चिपके हुए थे। माइकल की हालत चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, खून और चोटों के बावजूद शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं दिख रही थी। न कोई अंग टूटा था, न मांस फटा था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो माइकल पर हुए जबरदस्त आघात को दर्शाता हो। और फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उद्धरण चिन्ह ... Tuma, bari adami ne kaha, unaki bonham tanagaim, kucha kasanam kalai, unik sahir para kucha jiba sa bava jalaka yutha, fira vaha bava gayaba hogaya ora usaki jagaha anaka samanya sanyamalaya, kya tuma thika ho, usain kucha, asterisk. Bari adami ke kucha ora kahane se pahale hai maikalane apana munha koladia, unhan kaha, muja para fira se hamalawa, usa eka vakya ne vaham maujuda sabi lagam ka diana apani ora kinkalia, safita balam valley budraga mahila turantanais utari, usaka sarira garate hubleta ki taraha havakosarada wa bari adami ke bagala memyajira, fira se, usain kucha, asa pasa maujuda kai visazajnya abapuri taraha se usaki ora muragai, tuma para kisan hamalakia, bari adami ne kucha, maikalane apana sira hilaya, mujay nahim pata, usain saka kaha, maim vaham atani dara nahim rukaki pata lagasakam, ve mujays jayata takatavarada, bahuda jayata takatavara, maim jitani teji se baga sakata de baga, basa atana hai, koi atase akti nahim, basa ekasita sada tathia, safita balam valley budraga mahila ki nigahim ustekat haitiha hogaim, baki lagam nabi isa haikia, ora yahim se usaki upastiti ki visitratasamain an laji, maikala ki halata bahata karaba laga rahiti, usaka kota jagaha se pata ora kaya sadagrastada, usak kaparam paragandagi ora suka kuna lagawada, usaki sakti astirati ora usaka sihara pila paragayada, abitaka. किसी को भी जानलेवा चोटें नहीं आईं। किसी ऐसे व्यक्ति के कोई संकेत नहीं थे जो किसी श्रेष्ठ विशेषज्ञ के हाथों मौत से बाल बाल बचा हो। उस विरोधाभास ने चुप्पी को और भी लंबा खींच दिया। माइकल मन ही मन असहाय होकर आह भरता रह गया। हाल ही में उसके साथ वाकई बहुत बुरा बर्ताव हुआ था। दुर्भाग्यवश उनका शरीर उस तस्वीर के अनुरूप नहीं था। अब भी उन सभी परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी उनके शरीर में न तो कोई अंग कुचले गए थे, न ही कोई हड्डियां चकनाचूर हुई थी और न ही कोई ऐसी संरचनात्मक क्षति थी जो उनके द्वारा अनुभव की गई स्थिति से मेल खाती हो। अपनी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए अगर माइकल को ठीक होने के लिए थोड़ा सा भी समय दिया जाए और फिर भी उसकी हालत इतनी खराब हो तो उसे जो नुकसान हुआ होगा वह बहुत गंभीर रहा होगा। इतना गंभीर कि उस शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है जिसे स्वयं अवेकन सिस्टम ने देवत्व की दहलीज पर खड़ा माना था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने बोलना जारी रखा। क्या उन्होंने तुम्हारा पीछा किया? उसने पूछा। माइकल ने फिर से अपना सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने मुझे भागने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत धीमे थे। उस जवाब ने विचित्रता को और भी गहरा कर दिया। बहुत धीमा। कई विशेषज्ञों ने एक दूसरे की ओर देखा, खासकर अमाजारी और स्टोनकिन के बुजुर्गों ने। जिस क्षण माइकल ने अपने शरीर के अलावा और कुछ भी साथ लिए बिना आकाश को चीर डाला, वह क्षण उनके दिमाग में असहज स्पष्टता के साथ बार बार दोहराता रहा। उन्होंने उसे टेलीपोर्टेशन का पीछा करते हुए देखा था, एक के बाद एक ध्वनि अवरोधों को तोड़ते हुए उसके शरीर के आगे बढ़ने के साथ ही उसके पीछे हवा विस्फोटित हो रही थी। अमाजारी बुजुर्ग के अलावा वहां मौजूद तीसरे दर्जे के अलौकिक शक्तियों वाले लोगों में से बहुत कम ही ऐसे थे जो आत्मविश्वास से ये दावा कर सकते थे कि वे उससे भी तेज थे। और यही बात सबसे परेशान करने वाली थी। माइकल अभी भी केवल रैंक 2 पर था। अपनी इस मजबूत नींव के साथ आगे बढ़ने पर वह कितना मजबूत होगा। बड़ों को नहीं लगता था कि यह लड़के की चरम सीमा थी। भले ही बाद में उसे अपने लिए उपयुक्त नियम न मिले और वह किसी और का मार्ग अपनाए, फिर भी वह साधारण तीसरे दर्जे के योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। अन्य जातियों के लोगों के बीच जब कुछ लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया तो उसकी ओर निर्देशित निगाहें बदल गईं। बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत इस बदलाव को महसूस कर लिया। उसने अपना गला साफ किया। उन्होंने शांत भाव से कहा, वह चर्चा बाद में करेंगे। उनकी आवाज़ सहजता से सुनाई दे रही थी। उनके शब्द शांत होते ही वातावरण में तनाव थोड़ा कम हो गया। उन्होंने आगे कहा, फिलहाल हमें अभी भी कुछ मामलों को सुलझाना बाकी है। मानो संकेत मिलते ही वातावरण में हलचल मच गई। 3 आकृतियां ऊपर से नीचे उतरीं। वे नेता थे, या यूं कहें कि 15वीं मंजिल पर इस समय मौजूद तीनों जातियों में सर्वोच्च अधिकार रखने वाले लोग थे। तीनों ने अपना ध्यान माइकल की ओर केंद्रित किया। उनकी निगाहें उस पर टिकी रहीं और माइकल खुद भी उन्हें गौर से देख रहा था। नरक के 15वें तल पर 3 प्रमुख नस्लें खुलेआम सक्रिय थीं। एल्व्स के अलावा वहां 2 अन्य जातियां भी मौजूद थीं। सबसे पहले खार वेद थे। पहली नज़र में पूरी तरह से मानवाकार दिखने वाली खार वेद जाति को उनकी 4 भुजाओं से तुरंत पहचाना जा सकता था, जो 2 शक्तिशाली जोड़ियों में व्यवस्थित थीं। उनकी त्वचा का रंग हल्के कांसे से लेकर गहरे पत्थर धूसर तक होता था। खारवेद को तटस्थ व्यवहारिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पूरे ब्रह्मांड में वे भाड़े के सैनिकों और अनुबंधित प्रवर्तकों के रूप में जाने जाते थे। वे आदर्शों या भावनाओं के लिए नहीं लड़ते थे, वे परिणामों के लिए लड़ते थे। यदि किसी युद्ध क्षेत्र में लाभ, अस्तित्व या रणनीतिक लाभ का वादा होता तो खारवेद वहां मौजूद होते। हालांकि एक बार अनुबंध हो जाने पर वे अपनी विश्वसनीयता के लिए कुख्यात थे। विश्वासघात को उनके बीच एक सांस्कृतिक कलंक माना जाता था। दूसरे मुकाबले में प्रतिभागियों के छोटे कद के बावजूद कहीं अधिक ध्यान आकर्षित हुआ। वे विरेलियन थे। कद में छोटे, विरेलियन के पंख घने क्रिस्टलीय पंखों से बने हुए सुगठित बैंगनी रंग के थे।
उनका शरीर पतला था और उनकी त्वचा चिकनी और अप्राकृतिक चमक से भरपूर थी। विरेलियन को एक तटस्थ जाति कहा जा सकता है जिनमें कई दुर्लभ तत्वों के साथ अविश्वसनीय प्रतिभा है, लेकिन कम संख्या के कारण, जो मुख्य रूप से शिकार के कारण हुई थी, क्योंकि उनका पूरा शरीर ब्रह्मांड में दुर्लभ खजानों से बना था। वे काफी आक्रामक जाति थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि वे अपने परिवेश के कारण उस रूप में विकसित हुए। इसके बाद जो सन्नाटा छाया रहा उसे सबसे पहले खार वेद ने तोड़ा। 4 भुजाओं वाली आकृति आधा कदम आगे बढ़ी और चारों हथेलियां एक साथ टकराईं, जिससे एक जोरदार और गूंजती हुई ताली की आवाज आई। इसने लंबे समय से चले आ रहे तनाव को हथौड़े की चोट की तरह चीर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने गहरी और प्रभावशाली आवाज में ऊंची स्वर में कहा, मानो उसकी ओर मुड़ती निगाहों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही समय पर दानवों की संरचना को भंग न किया होता तो इस तल पर नुकसान दुगुना हो जाता। कम से कम इतना तो जरूर होता। ये सब हो जाने के बाद हम आपके हमारे क्षेत्र में आने और उचित धन्यवाद देने के लिए आपका स्वागत करेंगे। उसने मदद के लिए आए अन्य लोगों की ओर देखा और उनसे भी कुछ इसी तरह की बात कही। कोई बनावटी प्रशंसा नहीं थी, बस सीधे सीधे महत्व की स्वीकारोक्ति थी। इससे ही खारवेद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसके बाद विरेलियन आए जिन्होंने इसी तरह धन्यवाद दिया, लेकिन अधिक तटस्थ स्तर पर। और अंत में बौने एल्फ प्रतिनिधि लंबी थी। एल्फ मानकों के अनुसार भी उनका शरीर सुडौल था, लेकिन नाजुक नहीं लग रहा था। चांदनी रात में चमकते चांदी जैसे रंग के लंबे बाल उनकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसकी त्वचा पीली और चिकनी थी, जिस पर युद्ध के निशान थे। ये निशान उसकी सुंदरता को कम करने के बजाय उसे एक अलग ही शालीनता प्रदान करते थे। उसकी आंखें ही थी जिन्होंने माइकल का ध्यान आकर्षित किया। उनकी आंखें शांत, सौम्य और निर्मल थीं, जिनमें भावनाओं का कोई आभास नहीं था। न प्रशंसा, न शत्रुता। वह केवल उसकी आंखों में व्याप्त जिज्ञासा को ही अच्छी तरह से महसूस कर सकता था। अंततः बौने ने बात की, क्या तुम आधे एल्फ हो? क्या तुम आधे एल्फ हो? सवाल हल्के ढंग से पूछा गया था, लेकिन इसका जो प्रभाव हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। कुछ क्षणों के लिए आसपास के सभी विशेषज्ञ लगभग एक साथ मुड़े। उनकी निगाहें माइकल पर वापस टिक गईं, मानो वे अब जाकर उसे सचमुच देख रहे हों। लड़ाई के दौरान किसी समय माइकल के लंबे काले बाल खुल गए थे, अब बंधे या बंधे नहीं थे, और कंधों से भी नीचे उसकी पीठ पर एक गहरे झरने की तरह लहरा रहे थे। बाल घने और चिकने थे। उसकी त्वचा हालांकि धूल और सूखे खून से सनी थी, लेकिन उसके नीचे बेदाग थी। बल्कि वहां मौजूद अधिकांश कल्पित बौनों की तुलना में उसकी त्वचा कहीं अधिक चिकनी थी। उसके चेहरे की बनावट तीखी लेकिन संतुलित थी, न तो हद से ज्यादा इंसान जैसी और न ही पूरी तरह से एल्फ जैसी, बल्कि एक अजीब से मध्य बिंदु पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें चटक हरी थीं, जिनमें एक जीवंतता थी जो मानो सजीव थी। उसमें कुछ स्वाभाविक सा था, कुछ ऐसा जो हवा में मौजूद ऊर्जा को अनजाने में ही उसकी ओर खींच लेता था। ये सूक्ष्म था, लेकिन जो लोग काफी संवेदनशील थे उनके लिए यह बात स्पष्ट थी। प्रकृति ने उनका साथ दिया। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ा लीं। वह जानता था कि माइकल ऑरोरा से है। फिर भी अब जब वह उसे देख रहा था तो एक विचार अनायास ही उसके मन में आया। अगर कोई उसे बताए कि यह लड़का एक एल्फ शाही परिवार का नाजायज बच्चा है, तो शायद वह इसे सिरे से खारिज न करे। एक उच्च पदस्थ एल्फ वंश में जन्मा एक नाजायज बच्चा, इससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बौने को पूछने की आवश्यकता महसूस हुई। माइकल तो बस असमंजस भरी नजरें ही छोड़ सका। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नहीं, उसने अंत में कहा, मैं इंसान हूँ। उस बौने ने कुछ देर और उसे गौर से देखा। उसकी हरी आंखें टकटकी लगाए बैठी रहीं, जिज्ञासा कम होने के बजाय और गहरी होती जा रही थी। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो वह जवाब को स्वीकार कर रही हो, लेकिन अभी भी कोई राय नहीं बना रही हो। मैं समझ गई, उसने कहा, लेकिन जिस तरह से उसने यह बात कही उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने बिल्कुल नहीं देखा, इसका कोई उपाय नहीं था। जिन लोगों को परियों के बारे में जानकारी नहीं थी, वे माइकल को महज एक असाधारण इंसान समझ सकते थे, लेकिन इस ब्रह्मांड में मामला कुछ अलग ही था। अगर माइकल के कान लंबे होते तो वह असल में परी से भी ज्यादा परी जैसा दिखता। बौने ने नजर नहीं हटाई। तो उसने धीरे से कहा, क्या तुम अपनी जाति के पवित्र बच्चे हो? इसकी लहर तुरंत फैल गई। जो लोग पहले केवल उत्सुक थे, अब वे माइकल को गंभीरता से घूरने लगे। एक पवित्र बालक, विभिन्न जातियों के बीच। वह उपाधि प्रतीकात्मक नहीं थी, वह कोई काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं थी। इसका तात्पर्य उन प्राणियों से था जिन्हें उनकी जाति स्वयं संसार द्वारा परिपूर्ण रचनाएं माना जाता था। ऐसे व्यक्ति जो 10 लाख वर्षों या कभी कभी इससे भी अधिक समय के अंतराल में जन्म लेते थे। ऐसे अस्तित्व जो अपनी प्रजाति के सार को इतनी पूर्णता से समाहित करते थे कि संसार के नियम उन्हें समायोजित करने के लिए थोड़े से झुक जाते थे। और एक बार यह विचार मन में आ गया तो इसे खारिज करना मुश्किल हो गया। उन्हें याद था कि माइकल अपने से एक रैंक नीचे खड़ा होकर भी बिना किसी विरोध के कई रैंक 300 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। उन्हें उनकी नींव याद थी, जो अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी। माइकल की उलझन और भी गहरी होती चली गई। वह जानता था कि किसी जाति का पवित्र बालक कौन होता है। उसने उनके बारे में पढ़ा था। वे हकीकत में लिपटी किंवदंतियां थीं, विलक्षण प्रतिभाओं का आवरण ओढ़े राक्षस, सामान्य मानकों से इतने परे प्राणी की उनकी तुलना साधारण प्रतिभाओं से करना व्यर्थ था। लेकिन वह जानता था कि वह सामान्य नहीं है। उसने यह बात बहुत पहले ही स्वीकार कर ली थी। फिर भी जब वह रिन्ने जैसी शख्सियतों के बारे में सोचता था, उन लोगों के बारे में जो सचमुच तर्क की सीमाओं से परे थे, तो माइकल को अनजाने में यह महसूस होता था कि उसमें अभी भी सामान्यता का भाव है। कम से कम उनकी तुलना में तो ऐसा ही है। सही, उसने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला। इससे पहले कि उसके मुंह से एक भी शब्द निकलता, बूढ़े आदमी का पैर हल्के से जमीन पर जा लगा। आवाज धीमी थी, लेकिन इसका असर तुरंत हुआ। बस करो, बूढ़े आदमी ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसमें किसी भी प्रकार के तर्क की गुंजाइश नहीं थी। तुम एक ऐसे नौजवान से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हो जिसने आज अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा काम कर दिया है। हवा में दबाव में सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। माइकल पर टिकी निगाहें एक एक करके हट गईं, हालांकि ऐसा अनिच्छा से ही हुआ। परी ने कुछ क्षणों के लिए बूढ़े व्यक्ति की आंखों में देखा, फिर सहमति में सिर झुका लिया। उसने कोई बहस नहीं की, लेकिन उसकी निगाहों में जिज्ञासा बरकरार रही। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे यह नहीं पता था कि वह बूढ़ा आदमी भी भ्रमित था।
बाहर से देखने पर बुजुर्ग व्यक्ति शांत प्रतीत होता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके विचार अब शांत नहीं थे। वह अरोरा के वर्तमान पवित्र बालक को जानता था। वह बच्चा एक प्रतीक था, एक स्तंभ था, एक ऐसा अस्तित्व था जिसे संकेतों के प्रकट होने के क्षण से ही पाला पोसा और संरक्षित किया गया था। और उस पवित्र बालक की तुलना में माइकल के पास अभी भी एक गैप था, एक स्पष्ट अंतर। बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी झिझक के यह बात स्वीकार कर सकता था, लेकिन जब उन्होंने इस बारे में गहराई से सोचा तो यह अंतर बेतुका नहीं था। एक पवित्र बालक और तथाकथित प्रतिभाशाली युवक के बीच इस तरह का अंतर नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसा अंतर था जिसे पाटा जा सकता था, एक ऐसा अंतर जो कम हो सकता है, एक ऐसा अंतर जो कुछ परिस्थितियों में शायद मायने भी न रखे। और यही बात उसे परेशान कर रही थी। ठंडे पानी की तरह भ्रम ने बूढ़े व्यक्ति के दिमाग को भर दिया, क्योंकि अगर ये लड़का रैंक 2 के रूप में घायल, थका हुआ, फिर भी उस अप्राकृतिक जीवंतता को बिखेरते हुए रैंक 3 के मरे हुओं को ऐसे आदेश दे सकता है जैसे वे उसके अपने शरीर के ही हिस्से हों, तो फिर रैंक 3 के रूप में वह कैसा दिखेगा? एक और बड़ी सफलता के बाद वह क्या बनेगा? एक अजीब सा विचार मन में आया, एक ऐसा विचार जिसे उसने तुरंत कुचलने की कोशिश की। अरोरा के लिए एक और पवित्र संतान का होना संभव नहीं था। बूढ़े व्यक्ति के विचार और भी प्रबल हो गए। नहीं, इसे बेकाबू होने नहीं दिया जा सकता था। अगर माइकल सचमुच उस उपाधि के करीब था तो उसे अंधेरे में, अनियंत्रित, बिना जांच पड़ताल के, बिना मार्गदर्शन के बढ़ने के लिए छोड़ देना ही सबसे बुरी बात थी। बिना लगाम के एक पवित्र बच्चा विपत्ति का कारण था। बिना संस्कार के एक पवित्र बच्चा एक ऐसा हथियार था जिसे चुराया जा सकता था या जिसका इस्तेमाल नस्ल के खिलाफ किया जा सकता था। बूढ़े आदमी की निगाहें एक बार फिर पल भर के लिए माइकल पर टिकी। इस बार पहले से कहीं ज्यादा तीखी थी, जितना किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने चुपचाप और अटल निर्णय लिया, फेडरेशन को इस लड़के पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, ठीक से और बारीकी से, और यदि आवश्यकता हो तो। संवारा हुआ। किसी को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर देखा जाए तो वे सभी एक ही नाव में सवार थे। 4 भुजाओं वाला खार वेद नेता फिर से हरकत में आया। एक बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, उन्होंने अपनी गहरी स्थिर आवाज में कहा। जब आप पहले दोबारा प्रकट हुए तो हमारी सेनाओं ने सहज प्रवृत्ति से प्रतिक्रिया दी। आपकी पहचान की पुष्टि होने से पहले ही आप पर हमला कर दिया गया। उसकी चारों आंखें बिना किसी शत्रुता के माइकल पर टिकी हुई थीं। वह हमला दुर्भावना से प्रेरित नहीं था, केवल सावधानी के तौर पर किया गया था। फिर भी जिम्मेदारी बनी रहती है। उसने एक बार फिर अपनी चारों हथेलियों को एक साथ मिलाया। इसके लिए मैं खारवेद की ओर से माफी मांगता हूँ। माइकल ने हल्के से अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ, ऐसी स्थिति में मैं भी यही करता। तनाव में थोड़ी और कमी आई। खारवेद नेता ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया, फिर थोड़ा मुड़कर उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसकी मुद्रा सीधी थी और चेहरा गंभीर था। बुजुर्ग, उन्होंने कहा, थकान के बावजूद उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आज आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। खारवेद ने आगे कहा, अगर आप न होते और आपने हस्तक्षेप न किया होता तो इस तल पर भारी नुकसान हुआ होता। मुझे संदेह है कि हम में से बहुत से लोग आज भी खड़े होते। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी बातों पर सिर हिलाया। आपने भी अपना काम कर दिया, उसने शांत भाव से उत्तर दिया। बातचीत पूरी होने से पहले ही बौना आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा, कृतज्ञता तो जायज है, लेकिन हमें जीवित रहने को ही जीत नहीं समझ लेना चाहिए। उसकी निगाहें युद्ध क्षेत्र पर चारों ओर घूम गईं। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थीं। हवा में बची हुई ऊर्जा और झुलसी हुई धरती की गंध फैली हुई थी। हर जीवित प्राणी थकावट से ग्रस्त था। उन्होंने आगे कहा, हम इस संकट से बच गए, ये सच है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह खत्म हो गया है। दरअसल इसकी शुरुआत अभी पूरी तरह से हुई ही नहीं होगी। वातावरण में एक सूक्ष्म तनाव लौट आया। उसने कहा, अभी तक दानवों का स्वामी प्रकट नहीं हुआ है। इस पर कई विशेषज्ञ चौंक गए। अगर यह अभी प्रकट हो जाए, बौने ने शांत स्वर में कहा, तो यहाँ मौजूद बुजुर्ग और माइकल के मरे हुए लोगों को छोड़कर हम में से अधिकांश लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। उसने बड़ा चढ़ाकर बात नहीं की। ऊर्जा का भंडार कम था, हर तरफ चोटें थीं, यहाँ तक कि उनमें से सबसे मजबूत भी अपनी सीमा के करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, हम खड़े तो हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। खारवेद नेता ने उसकी चेतावनी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे संख्याएं कभी हमारी विधि रही हो, उसने ऊंची और स्पष्ट आवाज में कहा। हमने कभी भी किसी दानव स्वामी को भीड़ में घेर कर मारने पर भरोसा नहीं किया है। उस बौने की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत उसका खंडन नहीं किया। विरेलियन नेता ने हस्तक्षेप किया। वे एक लिंग तटस्थ जाति थे। जब प्रजनन का समय आता था तो अधिक प्रभावशाली संरचना वाला व्यक्ति पुरुष बन जाता था। यही कारण था कि उनकी जाति के एक ही छोटे मानवाकार शरीर में पुरुष और महिला दोनों दिखाई देते थे। जब विरेलियन बोलते थे तो उनकी आवाज खार वेद की तुलना में शांत होती थी, लेकिन हर शब्द में एक ठंडी जल्दबाजी झलकती थी। हमारी समस्या धीरज नहीं है, विरेलियन ने कहा। समस्या समय है। हमें जो करने की जरूरत है वह है दानवों के सरदार को ढूंढना और उसे जल्द से जल्द खत्म करना, इससे पहले कि वह फिर से अपनी संख्या बढ़ा ले जैसा कि उसने अभी किया है। कई विशेषज्ञ चिंतित हो गए। विरेलियन जारी रहा, अगर इसे थोड़ी देर के लिए भी मौका दिया गया तो यह अपना स्वरूप फिर से बना लेगा। ये और भी राक्षसों को ऊपर खींच सकता है और उस अराजकता को दोहरा सकता है जिससे हम अभी अभी बचकर निकले हैं। यहाँ हम जो भी पल बर्बाद करते हैं वह किसी और चीज को टालता है। एल्फ की निगाहें इधर उधर घूमी। खार वेद नेता की चारों आंखें सिकुड़ गईं। निचली मंजिलों का भी मुद्दा है, विरेलियन ने कहा। हमें इसे जल्द से जल्द सुलझाना होगा ताकि हम पता लगा सकें कि क्या हुआ और स्थिति के आधार पर किसी और संभावित आपदा को रोक सकें। अगर हम बहुत देर करते हैं तो हमें अपने गृह क्षेत्र से मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। इस मुद्दे में वहां मौजूद हर नस्ल के लोग शामिल थे। इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। मदद मांगने की बात करें तो वे पहले ही मदद मांग चुके थे। अभी तक किसी के न पहुंचने से यही पता चलता है कि ऊपरी मंजिलों पर अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजना कितना मुश्किल था। बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी रुकावट के सुनता रहा। जब विरेलियन का भाषण समाप्त हुआ तो बुजुर्ग की निगाहें उन सभी पर घूम पड़ीं। अंत में उन्होंने कहा, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि खार वेद ने कहा है, हमारे पास दानव स्वामी से लड़ने की शक्ति है।
बाकी सब बातों को छोड़ दे तो ड्रेकब्लड जाति में भी मेरे जैसा कोई शुरुआती स्तरों पर मौजूद है, कोई ऐसा जो पहले से ही दानव स्वामी की तलाश कर रहा है। अगर हम एकजुट हो जाएं, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा, तो हम निश्चित रूप से इस मामले को सुलझा सकते हैं। उसने क्षितिज की ओर देखा, मानो उसे पहले से ही वह रास्ता दिखाई दे रहा हो जिस पर उन्हें चलना था। हमें अब बस एक ही चीज़ की जरूरत है, हमें दानवों के सरगना को ढूंढना होगा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति के बोलने की समाप्ति के ठीक पहले ही वह आ गया। दूर से एक भयानक ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जिसके बाद एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। कई विशेषज्ञ तुरंत चौंक गए, यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में बिखरे हुए माइकल के मरे हुए सैनिकों ने भी प्रतिक्रिया दी। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों में व्याप्त शांति धीरे धीरे और अधिक ठंडी होती चली गई, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। खारवेत नेता ने अपना सिर दूसरों की ओर, फिर उस बूढ़े व्यक्ति के अंतिम स्थान की ओर घुमाया। क्या आप सब जानते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने पूछा। जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने बोलना जारी रखा। राक्षसों का स्वामी प्रकट हो गया है, और उस गर्जना के आधार पर उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। ये संभवतः ड्रेकब्लड जाति का कोई बुजुर्ग है। अगर वह सचमुच ड्रेकब्लड परिवार का कोई बुजुर्ग था, तो उस बुजुर्ग की मौजूदगी में वे इस मामले को सुलझा सकते थे। यही बात सब लोग सोचते थे। फिर भी उनमें से किसी ने भी संकोच नहीं किया। वे इतने कष्टों से बच चुके थे कि केवल अनुमानों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अगर संभव हो तो कोई भी दो लोगों के भरोसे किसी दानव स्वामी को छोड़ना नहीं चाहता था। हालांकि उनके हिलने डुलने से पहले ही युद्धक्षेत्र में मौजूद हर शरीर अकड़ गया। माइकल की अंतरात्मा ने उसकी आंखों के देखने से पहले ही चीख चीख कर चेतावनी दे दी थी। उसने ऊपर देखा, दो आकृतियां हवा में काफी ऊपर मंडरा रही थीं। नहीं, तीन। इसका कोई उपाय नहीं था। तीनों में से दो सूर्य के समान प्रतीत होते थे। आखिर आसमान में क्या हो रहा है? किसी ने बुदबुदाते हुए कहा। जी हाँ, ये दमित रैंक 4 का एक और समूह था। और तीसरी आकृति, उनकी आभा जानी पहचानी सी थी। ये वही व्यक्ति था जिसने पहले उसका पीछा किया था। तीनों आकृतियां युद्धक्षेत्र के ऊपर काफी ऊंचाई पर स्थिर खड़ी थीं। उन दोनों के दबाव से उनके आसपास की हवा मुड़ गई, जिससे माना ऊर्जा दृश्यमान लहरों में बदल गई। अपनी पूरी आभा को छोड़े बिना भी उनकी उपस्थिति मात्र से ही कमजोर प्राणियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। उन दोनों में से पहला लंबा और पतला था। उसके शरीर का अनुपात भारी भरकम होने के बजाय सुगठित था, फिर भी उसके शरीर के हर हिस्से में संयमित शक्ति झलकती थी। उसकी त्वचा गहरे कांसे रंग की, चिकनी और बेदाग थी। उसके लंबे काले बाल पीछे बंधे हुए थे और उसकी भूरी आंखों में एक शांत पूर्ण आत्मविश्वास झलक रहा था। दूसरा सूर्य उसके बगल में खड़ा था। कांस्य रंग की त्वचा वाले उस व्यक्ति के विपरीत यह आकृति चौड़े कंधों वाली और प्रभावशाली थी। उसका शरीर किसी जीवित किले की तरह बना हुआ था। उसकी गर्दन और भुजाओं पर काले रंग के धब्बेदार निशान थे, जो आधे जैविक और आधे ड्रैगन जैसे थे। कनपटी से सींग जैसी उभरी हुई लकीरें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, और हर धीमी सांस के साथ उसके आसपास की हवा में हल्की हल्की गर्मी की लहरें उठ रही थीं। उसकी आंखें मंदलाल रंग से चमक रही थीं। इसने अपनी प्रभुत्वता को छिपाया नहीं। वहां खड़े खड़े ही उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई आस नापता नीचे उतरने की अनुमति की प्रतीक्षा कर रही हो। फिर तीसरा आया। वह बाकी दोनों से थोड़ा पीछे मंडरा रहा था। उसकी उपस्थिति कहीं कम प्रभावशाली थी। उन्होंने सादे भूरे रंग के वस्त्र पहने थे, जो हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे लहरा रहे थे। उनका चेहरा पूरी तरह से दिखाई दे रहा था और खुला हुआ था, इतना सादा कि विशिष्ट विशेषताओं को याद रखना मुश्किल था। काले बाल, गहरी आंखें, पीली त्वचा। इंसान, कम से कम वह इंसान जैसा दिखता तो था। जैसे ही माइकल की नज़र उस पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। उसने उस आभा को पहचान लिया। ये वही था जिसने पहले उसका पीछा किया था। इससे पहले कि कोई और कुछ बोल पाता, चांदी जैसे बालों वाले अमाजारी बुजुर्ग ने प्रतिक्रिया दी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके शांत चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी। तुम, वह चिल्लाए, उसकी आवाज युद्धक्षेत्र में गूंज उठी। तुम उनके साथ क्यों हो? उसकी निगाहें सांवली त्वचा वाले उस आदमी पर टिकी हुई थीं। तुम जैसे लोग ही यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? तुरंत ही कानाफूसी शुरू हो गई। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, कई विशेषज्ञ सख्त हो गए और उनके चेहरे के भाव गंभीर होते चले गए। जाहिर तौर पर यह एक पूर्व अमाजारी था जिसे निर्वासित कर अपराधी घोषित कर दिया गया था। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें। अली एक्सप्रेस, अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें। अली एक्सप्रेस, ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें। अली एक्सप्रेस, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। अली एक्सप्रेस। सफेद बालों वाले बुजुर्ग की आवाज संयमित क्रोध से कांप रही थी। तुम्हें निर्वासित किया गया था, उसने कहा। तुम्हारे अपराध ही तुम्हें मिटाने के लिए काफी थे। मुझे आश्चर्य नहीं है कि तुम और बुराई करोगे, लेकिन नरक के मामलों में खुद को शामिल करना। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इस योजना में भाग लेने के लिए सांवली त्वचा वाले उस व्यक्ति ने क्रोध से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने शांत स्वर में, मधुर और संयमित आवाज में कहा, शांति प्राप्त करने के लिए कभी कभी बलिदान आवश्यक होते हैं। उन शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा। कई विशेषज्ञों ने अपनी मुट्ठी भींच ली। शांति, अमाजारी बुजुर्ग ने तीखे स्वर में कहा। क्या तुम इसे शांति कहते हो? उसने युद्धक्षेत्र, लाशों, खंडहरों और झुलसी हुई भूमि की ओर इशारा किया। क्या आप नरसंहार को शांति कहते हैं? उस व्यक्ति की भूरी आंखें जरा भी नहीं हटीं। उन्होंने उत्तर दिया, शांति का अर्थ मृत्यु का अभाव नहीं है। भीड़ में सिहरन दौड़ गई। ज्ञात लोगों में अमाजारी सभ्यता को मात्र सत्तात्मक सभ्यता के रूप में मान्यता। Praptati, Jaham Netartva, Uttaradikara Ora Adikara Swabhavika Rupa Se Mahilam Ko Prapta Hotha, Yaha Damana Yakar Trima Kanuna Ke Madhyama Se Nahim, Balkis Vayam Vastavakata Se Stapidada, Azatana, Amazari Mahilima Pain Purusa Samakaksam Ki Tulana Mem Adika Saktizali Thim, Yadamem, Sasana Mem Ora Sada Ki Samaja Mem, Vebasa Yutkristada, Anaka Samaja Isi Sadia Ke Adhara Paranarmita Wada, Anik Kanuna Saktada, Anajanata Yugam Mem Puriskrita Kai Gaida, Ora Anaka Adasya Thaharavaya Atikara Ko Rokanada, Kurusa Amazari Nadagulama the Ora Na Hayutpirida, Ve Prabhavasali Padam Para Asina the Ora Senapati, Vidvana Ora Prasasaka Ke Rupamem Karya Karatida,
Firabi sarvoka adikara hamesa mahilam ke pasa hai rahadada, kyanki idihasane bara bara yaha sidakia dakive I sambalan ke lai adika apayuktathim, lekina santulana ora tarka para adarita samaja membia santosa panapasakata hai, pranata ne mahatvakanksa ko katmanahim kia, hamesa se as loga rehi hayam jomanate the ki vyavasta mem hikamiyam hayam, as loga jomanate the ki sata virusata mem nahim, balki chini yani kahi. Santali tivaka vala vaha vayak tb unamem se ekada, vahuda samaya pahale, vaha amazari janajati mem eka valaksana pratibaka danida, kathi ranka ka vaha vayak ti jo adikans alagam ki tulana mem teji se age barha, jisaki pratiba usaki piri kimadar satam ke barabarati, ora usa pain raja ki prakrti se gurnati, anaka manyana de ki amazari parampara ki bario mem jakar hu hayam, anaka madar satatmaka tantra santulana nahim, balki samanjasia ke avarana mem chipi wastarata hai, anaka manyana de ki isa jadi ke purasam ko janabujakara pitraka gaya hai, unaki ke samata ka baladana use of Yavasta Kobane Rakin K Laikia Gaya Hai Jo Abba Astiva Mem Rahane Layakana Himti, Isali USA Naniayam Ko Ikathakia, Mahatva Kangsi Amazari Purusa Jo Anek Vikaram Se Sahamadava, Ve Loga Jo Apixi de Mahasusa Karadiva, Ve Loga Jo Apani Jadi Ko Apane Anirupa Dalana Kahatha, Pahale Danhan Is Sudara Kaha, Fira Avasiakata, Jabataka Amazari Parasata Ko Isabata Ka Ihasasa Wa Kikyaho Raha Hai, Tabataka Yaha Andalana Pahale Hayaka Katara Bana Kukada, Unhem Nirvasana Ki Saja Sunai Gai, Amazari and Halekam Se Anaka Nama Hada Diagaya, Anek Astiva Ko Varji de Gosi de Kara Diagaya, Safi de Balam Vale Budraga Ki Avaja Dabiwe Krota Se Kampa Rahiti, Tuma Sandi Ki Bada Karain Ki Himatakes Karati Ho, Sandali Tivaka Vale Usavayakti Ne Usaki Ankam Mem City Dekat Hu USA's Mulakata Ki, Unhan Kaha, Maynes Bavisia Kasapana Dekain Ki Himataki Jaham Sadaka Nurtarana Janma Se Naho, Jaham Parampara Se Jayata Takata Mayan Rakati Ho, USA Naka Bara Fira Yadak Setra Ki Oradeka, Paravartana Kabi Bi Sakaru Nahim Hoda, Isaac Bada Jo Sanata Chaya, Vaha Bahuda Gaharada, Duser Surya Nader Dur Yuzma Uzarjita Ki, Jisaki Laharam Bahara Ki Orafela Rahithim, Kucha Kasanam K Lai Prakanda Dabava Atana Tivra Ho Gaya Ki Tizer Darya K Visazajnam Kobi Kudako Tayara Karana Para, Maikala Ne Mahasusa Kia Ki Usaka Murta Sarira Sahaja Rupa Se Tanavagrasta Ho Gaya Hai, Kavala Dusara Vastradari Vyakti Haimana Raha, Usaki Nigahi Malasa Se Yadak Setra Para Gumati Rahim Ora Antamem Maikala Para Karatika Gaim, Unaki Nigahi Milam, Maikala Ka Kuna Jamagaya, Usa Vyakti Ne Vyangyaprana Muskana K Satha Javabadia, Paris Titi Badala Gaiti, Buri Taraha Se, Dudamita Ranka Kara, Ora Tisara Vyakti Vaha de Jo Use Pahale Se Janadada, Abba Jo Kucha Bigadi Ho Rahada, Vaha Kavala Eka Danava Swami K Bear Mem Nahimda, Kansi Aranga Ki Tivaka Vale Amazari Ne Antita Fira Se Balana Surukia, Usaki Avaja Yadake Medana Mem Sahajata Se Gunja Yuthi, Unhan Santa Baba Se Kaha, Hamem Galata Mata Samaji, Hamayaham Kuna Bahana Nahime Hayam, Usaki Nigahim Ekatrita Visazajnam, Gayalam, Murtakam Ora Barbada Bumi Para Gumagaim, Unhan Age Kaha, Yadi Upastita Sabi Loga Apani Apani Bumaka. जानते हो और आज्ञाकारी ढंग से व्यवहार करें तो आगे किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। आप सभी का भला होगा, आप जीवित रहेंगे, आपको लाभ भी होगा। इससे पहले कि वह अपना अगला वाक्य पूरा कर पाता, चांदी जैसे बालों वाले अमाजारी बुजुर्ग हंस पड़े। सपने में ही संभव है, उसने कहा। चूंकि यह मामला उनकी जाति से संबंधित था, इसलिए ये स्पष्ट था कि वे अमाजारी रैंक 4 महाशक्ति की किसी भी बात से सहमत नहीं होते। हालांकि किसी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से मना करने और असभ्य तरीके से मना करने में अंतर होता है। अमाजारी बुजुर्ग जो क्रोध से आग बबूला थे और माइकल जो एक बार फिर मृत्यु की अनुभूति से अति उत्तेजित थे, जिसके कारण यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे अपने शांत बाहरी रूप के नीचे पूरी तरह से अपना संयम बनाए नहीं रख सके, क्योंकि वे केवल सीमित समय के लिए ही लौकिक शक्ति बने थे और उन्होंने अपने स्तर के अन्य लोगों की तरह अपनी इच्छा शक्ति को परिष्कृत करने में वर्षों नहीं बिताए थे। उनके अलावा उनके आसपास के लोग कम से कम नुकसान के साथ इस स्थिति से जीवित निकलने के तरीकों के बारे में सोच रहे थे। यहाँ तक कि युद्धप्रिय स्वभाव वाले खार वेद भी अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहे थे। दुर्भाग्यवश जिस क्षण उस सफेद बालों वाली बुजुर्ग महिला ने उस तरह से बात की, सभी को तुरंत पता चल गया कि सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे ही कांसे से बनी पुरुष अमाजारी मूर्ति ने हाथ उठाया, वातावरण बदल गया और सभी पर पड़ने वाला अदृश्य दबाव बढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले पहल करने वाला व्यक्ति न तो चांदी जैसे बालों वाला अमाजारी बुजुर्ग था, न ही स्टोनकिन और न ही 15वीं मंजिल पर मौजूद तीनों जातियों के 3 नेता, बल्कि माइकल था। कुछ समय पहले सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से पहले उसने क्षतिग्रस्त ताबूत का उपयोग करके ब्लू और पर्पल को, जो उत्पत्ति की भूमि में उसकी कड़ी सुरक्षा कर रहे थे, वापस उसके मूल शरीर में एकत्रित कर लिया था। उनके पास उसके अधिकांश मरे हुए प्राणियों की तरह विनाशकारी शक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन आत्मरक्षा के मामले में अपनी मायावी क्षमताओं के कारण वे सर्वश्रेष्ठ में से थे। जैसे ही चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया, माइकल, जिसके कान में अब ब्लू और पर्पल रंग की बालियां थीं, हरकत में आ गया। ब्लू के नियम को परावर्तित वास्तविकता का नियम कहा जाता था, जो प्रकाश के महान नियम से जुड़ा हुआ था। इस नियम की मदद से ब्लू अपने चारों ओर दर्पण जैसी वास्तविकताओं को प्रोजेक्ट कर सकता था, जिससे धारणा एक मूर्त शक्ति में परिवर्तित हो जाती थी। हर भ्रम विश्वास का प्रतिबिंब था। जितना अधिक कोई व्यक्ति विश्वास करता था, भ्रम उतना ही प्रबल होता जाता था। सरल शब्दों में कहें तो इस नियम ने धारणा को उलट दिया। जो नकली दिखता था वह असली बन गया और जो असली दिखता था वह भ्रम बन गया। पर्पल का नियम झूठे प्रकटीकरण का नियम था, जो वास्तविकता के बृहत्तर नियम से संबंधित था। इस नियम ने पर्पल को कुछ सेकंड के लिए भौतिक रूप से परस्पर क्रिया करने वाले भ्रम पैदा करने की अनुमति दी। देखना ही आह्वान करना था और जो कुछ भी व्यक्ति अनुभव करता था, चाहे वह गलत ही क्यों न हो, अस्तित्व प्राप्त कर लेता था। और देखें और देखें और देखें और देखें,
सबसे अच्छी बात यह थी कि इन दोनों नियमों का एक साथ उपयोग किया जा सकता था, और जब इनका एक साथ उपयोग किया जाता था तो इनमें मौजूद अटूट सामंजस्य के कारण एक गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न होता था। माइकल ने ठीक इसी सामंजस्य का लाभ उठाया। दबाव में आए इस बदलाव पर कोई ठीक से प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही माइकल के चारों ओर की ऊर्जा असामान्य रूप से हिल उठी और उसके पैरों के नीचे से धुंध छंटने लगी। कोहरा घना होने के साथ साथ दृश्यता तेजी से कम होती गई और युद्ध क्षेत्र का निचला आधा हिस्सा एक धुंधले बहते हुए आवरण में लिप गया। सांवली त्वचा वाले अमाजारी की आंखें सिकुड़ गईं। उसी समय माइकल के चारों ओर की धुंध घनी हो गई। कोहरे के भीतर पतली आकृतियां बनने लगी, लंबी और नुकीली। उनकी रूपरेखा पूरी तरह उभरने तक मुश्किल से दिखाई दे रही थी। दर्जनों पतले भले आकार लेने लगे। वे एक पल के लिए हवा में मंडराते रहे, फिर तेजी से आगे बढ़े। धुंध के भाले अचानक एक जोरदार हमले के रूप में हवा में चीखते हुए निकले और एक ही समय में कई कोनों से आकाश में मौजूद तीनों आकृतियों की ओर बढ़ गए। धूसर वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने सबसे पहले हरकत की। जैसे ही वह हवा में पीछे की ओर बढ़ा, उसकी आंखें चमक उठीं और दो आती हुई भालों के बीच से निकलते ही उसकी आकृति धुंधली हो गई। बाकी लोग उसी जगह से गुजरे जहां वह कुछ क्षण पहले था और कोहरे में अदृश्य होकर बिना किसी नुकसान के गायब हो गए। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसे हमले से बच गया है जिससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था, तो उसका चेहरा झुंझलाहट से भर गया। छी! उसने तेजी से नीचे देखा। उसकी निगाहें धुंध को भेदती हुई माइकल की सटीक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आभा थोड़ी भड़क उठी, मानो वह धमकी से ज्यादा चिड़चिड़ा रहा हो। दूसरी ओर कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी भागे नहीं। उसने शांत भाव से हाथ बढ़ाया और हवा में उड़ते हुए धुंध के एक भले को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बिना किसी प्रतिरोध के उस पर जकड़ गईं। अमाजारी की आंखों में रुचि की झलक दिखाई दी। उसने धुंध के भले को अपने हाथ में धीरे धीरे घुमाया, मानो वह कोई हमला करने का उपकरण न होकर कोई अनोखी कलाकृति हो। उसके बगल में खड़ी अजगर जैसी आकृति ने भी वैसा ही किया। धुंध का एक दूसरा भला उसकी छाती पर आकर टकराया और उसकी खुरदरी त्वचा पर रुक गया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे एक विशाल हाथ से पकड़ लिया। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसकी उंगलियों के आसपास हल्की सी गर्मी की लहर दौड़ गई। भला कांप उठा लेकिन तुरंत बिखरा नहीं। उस विशालकाय व्यक्ति ने धीरे से हंसा। ये दिलचस्प है, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। ये वास्तविक नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी नगण्य भी नहीं है। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी ने धुंध के भाले को अपनी उंगलियों के बीच एक बार फिर घुमाया, फिर उसे भाप में विलीन होने दिया। उनके चेहरे पर शांति का भाव बना रहा, लगभग मुस्कुराता हुआ। एक बढ़िया एप्लीकेशन, उन्होंने लापरवाही से कहा। सांवली त्वचा वाले अमाजारी ने धीरे से हंसते हुए कहा, अगर मेरी इंद्रियां मुझे धोखा नहीं दे रही हैं तो ऐसा लगता है कि यह किसी नीचे रहने वाले युवक की आवाज़ है, लेकिन चूंकि मुझे उस पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद महसूस नहीं हुआ, इसलिए वह उस स्तर से नीचे होना चाहिए जहां वह सार्वभौमिक सत्यों का उपयोग कर सके। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह प्रभावशाली है। उस विशालकाय आकृति के होंठ एक ऐसी आकृति में मुड़े जो पूरी तरह से मुस्कान नहीं थी। उन्होंने कहा, और वह कुछ कर रहा है। अभी भी। सांवली त्वचा वाले उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मुझे पता है, उसने कहा, क्योंकि वे इस समय दमित अवस्था में थे और धुंध की प्रकृति के कारण वे इसके माध्यम से सब कुछ स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहे थे, लेकिन वे यह महसूस कर सकते थे कि उनके भीतर कुछ घटित हो रहा है। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी ने एक हाथ उठाया। उसके कानून में हलचल हुई और युद्ध क्षेत्र में एक हल्की हवा बह निकली। हल्की हवा, सांवली त्वचा वाले व्यक्ति ने धीरे से कहा। हवा ने आज्ञा का पालन किया। ये धुंध को चीरते हुए एक विस्तृत चाप में बाहर की ओर फैल गया। धुंध में लहरें उठी, वह कांपी और फिर पतले कपड़े की तरह फट गई। कुछ ही सेकंड में युद्ध क्षेत्र खाली हो गया। कोहरा छट गया था। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी ने शांत भाव से नीचे देखा और उन्हें उम्मीद थी कि नीचे मौजूद लोगों की आंखों में उनकी शक्ति को देखकर भय और घृणा दिखाई देगी। इसके बजाय वह जम गया। उसकी आंखें थोड़ी सी चौड़ी हो गईं, यहाँ तक कि उस विशालकाय आकृति के सहज भाव में भी बदलाव आया। उनके नीचे की जमीन तीसरे दर्जे के जीवों से भरी हुई थी। वे युद्ध क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, एक तैयार सेना की तरह घनी टुकड़ियों में संगठित थे। उनमें से कई मरे हुए थे और उनकी संख्या 200 से अधिक थी। वे कई विचित्र आकृतियों में भी आए, क्योंकि दोनों सूर्यों ने कुछ विशालकाय पशु समान आकृतियां भी देखी, जिनमें एक विशाल शरीर वाली और नाक के स्थान पर सूंड वाली आकृति भी शामिल थी। बचे हुए विशेषज्ञों और पहले से मौजूद रैंकथरी प्राणियों को मिलाकर ये संख्या भयावह स्तर तक बढ़ गई। 300 से अधिक रैंकथरी जीव। वे सभी ऊपर की ओर देख रहे थे। वे सभी आकाश में मौजूद तीनों आकृतियों को घूर रहे थे। सांवली त्वचा वाले अमाजारी की निगाहें धीरे धीरे भीड़ पर घूमी। उनके चेहरे पर अविश्वास स्पष्ट रूप से झलक रहा था। केवल 2 सूर्य ही अविश्वास में नहीं थे, नीचे दिए गए विशेषज्ञ भी ऐसा ही सोचते थे। पहले जब कोहरा फैलता था तो ऊपर मंडरा रहे लोग केवल सतह में होने वाले बदलावों को ही देख पाते थे। नीचे का वातावरण बदल गया था, लेकिन इतना नहीं कि वहां खड़े लोगों की आंखें चौंधिया जाएं। वे अब भी एक दूसरे को देख सकते थे, वे अब भी बोल सकते थे, और इसीलिए जब माइकल हिलता था तो हर किसी की निगाह उसी क्षण उस पर टिक जाती थी। पहले भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, फिर जैसे ही माइकल के चारों ओर कई मरे हुए लोग प्रकट होने लगे, भय ने भ्रम को पूरी तरह से निगल लिया। और वे सभी तीसरे रैंक के थे। खारवेत नेता की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि वह जो देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। तीसरा रैंक इतना सस्ता कब से हो गया? विरेलियन नेता के क्रिस्टलीय पंथ कांप उठे, भावनाएं और विचार उसके शांत बाहरी आवरण को भेदते हुए उमड़ पड़े। जब संख्या 100 के पार हो गई तो युद्ध क्षेत्र में एक ऐसी खामोशी छा गई जो लगभग मतली पैदा करने वाली थी। और रैंक 2 का युवक माइकल सबकी निगाहों का केंद्र बन गया था। एल्फ प्रतिनिधि स्थिर खड़ी रही, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर ही भीतर वह उत्तेजना से भरी हुई थी। उसके सारे पूर्व संदेह बिना किसी आवाज के चकनाचूर हो गए। पवित्र बालक, अब इस प्रश्न का कोई महत्व नहीं रह गया था। अगर अब कोई उसके सामने खड़ा होकर यह दावा करने की कोशिश करे कि यह युवक पवित्र बालक नहीं था, तो वह उसे उसी तरह देखेगी जैसे वह रेगिस्तान में रेत बेचने की कोशिश करने वाले झूठे व्यक्ति को देखती है। अक्ल का अंधा, या इससे भी बुरा, कोई उसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा हो। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी युद्ध के मैदान को नीचे की ओर घूर रहे थे। पहले तो बस अविश्वास ही था, फिर उसकी निगाहें तेज हो गईं।
उसने रैंक 3 के मरे हुए लोगों के समूह, विशेषज्ञों, बिखरे हुए शवों और उजाड़ भूमि को नजरअंदाज करते हुए उसे एक महत्वपूर्ण विवरण पर ध्यान केंद्रित किया। माइकल, ज्यादा खरीदारी करें, कम खर्च करें, अभी देखें अली एक्सप्रेस। समझदारी से खरीदारी करें, ज्यादा बचत करें अली एक्सप्रेस। ऐसे खास ऑफर जिन्हें आप चूक नहीं सकते अली एक्सप्रेस। अनगिनत शानदार ऑफर आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी खरीदारी करें अली एक्सप्रेस। वह युवक वहां एक केंद्र की तरह खड़ा था और बाकी सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। अक्षरशः सांवली त्वचा वाला वह व्यक्ति इसे देख सकता था। माइकल की मौजूदगी से लेकर मैदान में मौजूद हर मरे हुए प्राणी तक एक पतला अदृश्य जाल फैला हुआ था। ये जाल सूक्ष्म था लेकिन मौजूद था और उसके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए सूक्ष्मता कोई छिपाव नहीं थी। ये बस एक और परत थी जिसे धीरे धीरे खोला जाना बाकी था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई, फिर वह टूट गया। उसके आगमन के बाद से उसमें जो शांति झलकती थी वह कांच की तरह बिखर गई। उनकी आभा में जबरदस्त उछाल आया। उसके चारों ओर की ऊर्जा मानो हथौड़े से प्रहार किए जाने के समान कांप उठी। नीचे का युद्ध क्षेत्र अचानक बड़े दबाव से व्याकुल हो उठा। कई घायल विशेषज्ञ मौके पर ही खून की उल्टी करने लगे। यहाँ तक कि कुछ तीसरे दर्जे के योद्धा भी लड़खड़ा गए। खड़े रहने के लिए उन्हें खुद को संभालना पड़ा। उसके बगल में खड़ी विशालकाय आकृति ने अपनी लाल आंखें सिकोड़ लीं लेकिन हिली नहीं। धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उपहास की जगह रुचि ने ले ली। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी की आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, तीखी और ठंडी। तो बात यही है। उन सभी को नीचे देखते हुए उसकी आंखों में जलन महसूस हो रही थी। उसकी निगाहें एकत्रित जातियों पर घूमी और फिर वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंस पड़ा। अद्भुत। उनकी आवाज में गर्माहट आ गई। मैं तुम पर दया करता हूँ। मैं आपको जीने का एक रास्ता दिखाता हूँ और आप मेरी दयालुता का बदला मेरी संयम को कमजोरी समझकर चुकाते हैं। उसका चेहरा बिगड़ गया। अब उसका गुस्सा खुलकर बाहर निकल रहा था। तुम इसलिए बहादुर बन गए क्योंकि मैंने तुम्हें तुरंत कुचल नहीं दिया। उसने नीचे की ओर इशारा किया और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपना हाथ हवा में लहराया। मेरे खिलाफ। उसकी आवाज गरज उठी। मुझे। अंतिम शब्द आसपास के इलाके में कानूनों पर एक तमाचे की तरह गूंज उठा। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई, लेकिन यह समर्पण की खामोशी नहीं थी। नीचे मौजूद लोगों को उसी क्षण एहसास हो गया कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। सांवली त्वचा वाले अमाजारी की निगाहें अचानक माइकल पर वापस टिक गईं। उसका गुस्सा और भी तीव्र हो गया। फिर वह मुस्कुराया। एक पतली, खतरनाक रेखा। आप। ये शब्द एक फैसले की तरह लगा। तुम ही जड़ हो। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली के चारों ओर की हवा इतनी सघन और पतली बल रेखा में सिमट गई कि उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो वातावरण को ही मोड़कर एक हथियार में बदल दिया गया हो। उसकी आवाज धीमी हो गई और सबसे भयावह तरीके से शांति लौट आए। चूंकि तुम ये दिखावा करना चाहते हो कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... हम आपसे शुरुआत करेंगे। उसने सीधे माइकल की ओर इशारा किया और दुनिया चीख उठी। हवा की एक केंद्रित किरण नीचे की ओर तेजी से बढ़ी। हवा फट गई। अंतरिक्ष में लहरें उठीं। वह किरण जल्लाद के चाकू की तरह माइकल की ओर तेजी से बढ़ी। एक पल के लिए माइकल का दिमाग सुन्न हो गया। मौत। वही ठंडापन जो उसने पहले महसूस किया था उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगने लगा, जिससे उसका दिल सिकुड़ गया। फिर कुछ हिला। उसके और उसके मरे हुए साथियों के बीच का बंधन एक कसकर खींचे गए तार की तरह भड़क उठा। उसके सबसे करीब मौजूद रैंक 3 के मरे हुए प्राणी ने किसी और के सांस लेने से पहले ही प्रतिक्रिया दी। कई लोग एक साथ आगे बढ़े और बिना किसी झिझक के खुद को बीम के रास्ते में फेंक दिया। मांस की एक दीवार, हड्डी, कवच, किरण टकराए, बूम, टक्कर से विस्फोट हुआ। उनके नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह फट गई और बिखरते पत्थरों का एक घेरा बन गया। एक जोरदार झटका पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया और मलबा बारिश की तरह हवा में उड़ने लगा। पहले मरे हुए प्राणी को साफ सुथरा 2 हिस्सों में काट दिया गया। दूसरे भाग को 2 हिस्सों में बांटा गया। तीसरा भाग इतनी हिंसक रूप से टुकड़े टुकड़े हो गया कि हड्डियों और काले कवच के टुकड़े छर्रों की तरह बिखर गए। लेकिन किरण की गति धीमी हो गई। बस थोड़ा सा, और उस छोटी सी खिड़की के क्षण में माइकल जहां खड़ा था वहीं से गायब हो गया। जैसे ही उसने हताशा में बचने के लिए एक कदम बढ़ाया, उसकी जैकेट फड़फड़ाने लगी, उसके बाल पीछे की ओर लहराने लगे, उसकी आंखें चौड़ी और केंद्रित हो गईं। बीम उसके पास से गुजर गई। ये बहुत कम अंतर से चूका। इसने उसके पीछे धरती में एक गहरी खाई खोद दी। वह कट इतना चिकना था कि वह स्वाभाविक लग रहा था, मानो जमीन को छील कर खोल दिया गया हो। एक पल के लिए युद्ध क्षेत्र थमसा गया। कांस्य रंग की त्वचा वाले अमाजारी ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। उसके चेहरे पर अब भी क्रोध के भाव थे, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ और ही झलक रहा था। आनंद। उसने फिर से माइकल की ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी। दोबारा दौड़ें। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं देखना चाहता हूं कि आज्ञापालन का अर्थ समझने से पहले आपके कितने खिलौने मर सकते हैं।